हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने मेल का फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फिर ओवम का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है ये देखा। इसके साथ साथ हमने एक और टॉपिक देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये उसी के बाद का प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एग का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, ब्लास्टुला कैसे बनता है, मारुला कैसे बनता है। और एक स्पेशल चीज आप जानते हैं कि प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा कैसे बनती है, प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, हर एक कंपटीशन के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर इतने सारे सब टॉपिक होते हैं, तो वो सब आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये सभी चीजें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी और अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए एक साइक्लिक इवेंट होता है। इस साइक्लिक इवेंट में होता क्या है कि ओवम का निर्माण होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती तो ओवम क्या होता है कि ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो यही एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया गया है, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यह साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा होता है, 14वां दिन। इस 14वें दिन में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन क्या होता है ये हमने जब पढ़ा था ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, तब एक बार डिस्कस किया था, आज एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेज में बांटा गया है। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज में बांटा गया है। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो देखिए 1 से 5 दिन का ये जो समय होता है, शुरुआती का स्टार्टिंग का जो समय होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, MP शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इस 14वें दिन हमने बताया क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरी का ओवम का ओवरी से बाहर आना। ओवरी का हमने सॉरी बता रहे हैं कि ओवम कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवम का ओवरी से बाहर आना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। 14वें दिन तक क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो मेच्योर हो जाती है, वो फट जाती है और ओवम जो होता है ओवरी से बाहर आ जाता है। एक वीडियो है इसके पहले का, ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। वो चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी लेकिन हमने उसको इजी वे में बताया है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 14वें दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब क्या है कि ओवम क्या होगा, ओवरी से बाहर आ जाएगा। ओवरी से बाहर कहाँ आ जाएगा, ओवी डक्ट में आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये इतनी चीजें पता होनी चाहिए, कि सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ओवुलेशन हो गया। तो ओवुलेशन के पहले का जो ये समय है और ओवुलेशन के ये बाद का समय है, इसको हमने 2 नाम दे दिया गया। यहाँ से यहाँ तक के समय को हमने क्या कह दिया, प्री ओवुलेटरी फेज कह दिया, प्री ओवुलेटरी फेज। और यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समय को हमने क्या कह दिया, पोस्ट ओवुलेटरी फेज कह दिया, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इस तरीके से तो ये किस रूप में हम कंसिडर करें, ये साइकिल ओवरी में। अब 1 से 5 दिन तक क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होते हैं। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि ब्लीडिंग से शुरुआत होती है। शुरुआत ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की किससे होती है, ब्लीडिंग से। यानी वेजाइना के थ्रू क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। उस ब्लड में क्या होता है कि ओवम के अवशेष रहते हैं। ठीक, तो इसकी शुरुआत क्या होती है, ब्लीडिंग से होती है। तो ब्लीडिंग होती क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि इस समय क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो घट जाता है।
प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों घट जाता है, क्यों ब्लीडिंग होती है, ये अभी हम जब पोस्ट ओवुलेटरी फेज देखेंगे तब देखेंगे। तो अभी बस इतना ही जानिए कि इसमें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। तो देखिए एंडोमेट्रियम, सबसे पहले हमने बताया था यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर होता है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर का होता है मायोमेट्रियम, फिर उसके अंदर होता है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की भी 2 लेयर होती है। एक होता है एंडोमेट्रियम की, ये 2 लेयर का नाम आप नोट कर लीजिए। एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, और एक होता है स्ट्रेटम बैसिलेसिस, स्ट्रेटम बैसिलिस, स्ट्रेटम बैसिलिस। अब ये होता क्या है कि ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो होती है कि हर बार हर साइकिल में क्या होती है, नई बनती है, और फिर जब साइकिल का एंड हो जाता है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यह जो लेयर होती है वो डीजेनरेट हो जाती है और इस ब्लड के साथ बाहर आती है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो स्ट्रेटम फैसिनेलिस है, इसका हमने बताया कि हर साइकिल में क्या होता है, इसका हर साइकिल में डेवलपमेंट होता है, और हर साइकिल के एंड पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में यह जो लेयर होती है डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट होकर ब्लड के साथ बाहर आती है। तो इसका एक कैरेक्टर है कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस डीजनरेट। देखिए अगर ये टॉपिक अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो समझ में ही आएगा, क्योंकि ये अभी अगर हम डिस्कस करने लगेंगे इसके बारे में तो ये देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर इसको डिस्कस कर लेंगे इसके बाद का ये प्रोसेस है तो ये आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ जो होगा उसका कॉन्सिक्वेंस ही हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं कि फिर उसके बाद समझेंगे ये क्यों हो रहा है। तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत किससे होती है, ब्लीडिंग के साथ होती है। ब्लीडिंग होती क्यों है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, घट जाता है। घटने से होता क्या है, जो यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कहते हैं, उसमें क्या होती है, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और जब ब्लड की सप्लाई इसमें रुक जाएगी तो ये टिश्यू क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और डीजेनरेट होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, डीके होने लगते हैं, और वेजाइना के थ्रू ब्लड के साथ बाहर आने लगते हैं। तो इसीलिए जो पेन होता है इसीलिए होता है कि जैसे आपका अगर ये कोई यूट्रस का ये लेयर हो तो ये लेयर क्या होता है, निकलने लगता है, और इस लेयर के निकलने में ही जो पेन होता है इसलिए पेन होता है। और ब्लड भी इसी वजह से आता है, क्योंकि क्या होता है, ब्लड वेसल से टूट रहे हैं, ब्लड वेसल से टूटेंगे तो इस ब्लड तो बाहर आएगा ही, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है, इसीलिए स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या होती है, डीजनरेट होने लगती है, इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और ब्लड बाहर आने लगता है। तो देखिए सब लोग कहते हैं कि इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड आता है, तो वो अशुद्ध ब्लड नहीं होता, वो एक्चुअल में शुद्ध ही होता है, लेकिन क्योंकि ब्लड वेसल्स फट जाता है इस वजह से ब्लड बाहर आता है। तो उस ब्लड में होता क्या है, जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाई वो ओवम होता है, ब्लड होता है। इसके अलावा यूट्रस की एक लेयर होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद यानी वो जो ओवम पहले बनी थी वो ओवम क्या हो गई, वेजाइना के थ्रू बाहर आ गई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, प्री ओवुलेटरी फेज आता है। प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, ओवम का डेवलपमेंट होगा। तो ओवम का डेवलपमेंट होगा कैसे, हमने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती है। ठीक, ये सब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती है, और प्राइमोर्डियल फॉलिकल से एट द एंड क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। तो यहाँ से 6 से लेकर के 13 दिन तक, 12 दिन तक नहीं, 6 से लेकर के 13 दिन तक यानी लगभग क्या होगा, 1 हफ्ते तक क्या होगा कि ये फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। तो प्री ओवुलेटरी फेज अगर देखिए हम, इसका कैरेक्टर क्या है
कि यहाँ पर क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और इसके बीच में कितने इवेंट आते हैं आप सब जानते ही हैं। पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और इसी बीच में एक तरफ तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, दूसरी तरफ उसके अंदर जो क्या होता है, ओवम होता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक, उगोनियम होगा, उगोनियम से प्राइमरी ओसाइड बनेंगे, प्राइमरी ओसाइड से क्या बनेंगे, सेकेंडरी ओसाइड बनेंगे। तो इस फेज में क्या होता है, प्री जो ओलेटरी फेज होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एक इवेंट ये बनता है। और इसी फॉलिकल के अंदर ही दूसरा इवेंट जो होता है कि जो ओवोनियम होती है, ओवोनियम से हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। ठीक, सेकेंडरी oocyte तक ही डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर प्रॉपर ओवम नहीं बन पाएगा। प्रॉपर ओवम कब बनता है, ओवुलेशन के बाद बनता है। तो ओवुलेशन के पहले तक की क्या घटना होती है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। और इसके अंदर ही क्या पाया जाता है, ओगोनियम पाया जाता है, जो कि किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। एक हो गया FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH हार्मोन यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होगा, पहले कौन कार्य किया, पहले किसका फंक्शन था, FSH का। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है तो 14वें दिन क्या होता है कि LH जो होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होता है। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसके प्रभाव से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यानी ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, LH। LH जब ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है 14वें दिन, तो वो क्या होता है, ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। ये FSH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, ग्राफियन फॉलिकल में, ओगोनियम को सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करने के लिए। LH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन के लिए। अब क्या हो गया कि 14वें दिन क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। अब ओवुलेशन के बाद क्या होगा कि यह कहा जाएगा, ओवुलेशन के बाद यानी ओवुलेशन हो गया, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं यूट्रस का। ठीक, अगर आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस तरीके का ही हमने बनाया था, रफली इसको एक बार फिर से बना दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या थी, हमने दिखाया था ओवरी होती है, ओवरी से ओवम रिलीज होकर के कहाँ आता है, ओवी डक्ट में आता है। और स्पर्म जो है वो कहाँ से आता है, वेजाइना के रास्ते से आता है, स्पर्म आएगा। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट जो होगा वो किसमें कन्वर्ट होता है, पहले मारुला में, फिर ब्लास्टुला में, फिर ग्लेस्टुला में। और इसी तरीके से इसका कन्वर्ट होता रहता है और ये इधर यूट्रस की तरफ मूव करता रहता है। तो यूट्रस की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। यह आकर के जो, अब जैसे पहले एक सेल का है तो जाइगोट कहते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, ये 2 सेल का होगा, 4 सेल का होगा, 8 सेल का होगा, तब इसको क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो का नाम देते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है वो कहाँ आकर के जुड़ जाती है, किससे, इंडोमेट्रियम की वॉल से आकर के जुड़ जाती है। तो अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है वो न देख करके सबसे पहले देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो 2 साइकिल चलती है। एक तो साइकिल चलती है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर सीक्वेंस में चेंज होता है, और दूसरा यूट्रस के अंदर होता है। तो पहले ओवरी के अंदर क्या हो रहा है वो देख ले रहे हैं, फिर यूट्रस के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो ओवरी में क्या हुआ कि ओवरी में पहले क्या हुआ कि एक यहाँ से शुरुआत हमने करके, कहाँ से, ओवरी की शुरुआत कहाँ से होती है, प्री ओवुलेटरी फेज से होती है। यानी 6 से लेकर के 13 दिन तक क्या हुआ, ये चीजें चली। 14वें दिन क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया। अब उसके बाद देखिए ओवरी के अंदर 15 से लेकर के इतने दिन में क्या चेंज होंगे वो देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम, प्री पोस्ट ओवुलेटरी फेज देखेंगे। आप एक एक पॉइंट क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। अब देखिए इस पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या होगा कि ओवुलेशन के बाद हमारी ओवरी कहाँ पहुंच गई, ओवम के अंदर पहुंच गई। लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होता है
हमने बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम बाहर आ जाती है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल का अवशिष्ट है ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है कार्पस लूटियम में। ये किस में बदल जाता है, कार्पस लूटियम में। यानी जब जब ओवम किससे बाहर आ जाती है, ग्राफियन फॉलिकल से, तो ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस लूटियम में। ये कार्पस लूटियम कहाँ है, इस ओवरी के अंदर है। ठीक, इस कार्पस लूटियम से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। अब यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ जाएगा, ये जाता है यूट्रस के अंदर जाता है। यूट्रस के अंदर किस लिए जाता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही क्या होना है, अब चाइल्ड का डेवलपमेंट होना है। तो ये यूट्रस की जो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको ठीक करने के लिए कहा जाता है यूट्रस के अंदर जाता है। तो ये 1 हफ्ते तक ये प्रोसेस चलता है। 1 हफ्ते तक कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ठीक करता रहता है इस तरीके से। तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ तक क्या होती है, एक नॉर्मल लाइनिंग होती है। और लाइनिंग कौन सी ठीक होगी, दोनों नहीं ठीक होगी। हमने बताया जो वेसिलिस है वो तो क्या रहेगी, एक नॉर्मल लाइनिंग की तरह इसी तरीके से रहेगी, ठीक, थ्रू आउट। लेकिन जो फंक्शनैलिस लेयर होती है वो क्या होती है, यहाँ तो वो डीजनरेट होती है, यहाँ वो लेयर क्या होती है, क्रमिक रूप से डीजनरेट होती है यहाँ इतने दिन तक, ठीक, 5 दिन तक। इसके बाद क्या होता है कि इसके 6वें दिन से क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता रहता है। तो इसीलिए ये लेयर क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मोटी होती जाती है, ठीक। लेकिन 14वें दिन क्या होती है, ये अचानक से मोटी होने लगती है, क्योंकि 14वें दिन के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलने लगता है। तो इससे क्या होगा कि जो फंक्शनैलिस लेयर है वो क्या होती लगेगी, धीरे धीरे तेजी से क्या होगी, मोटी होने लगेगी। इस तरीके से ये लेयर क्या होती है, मोटी होने लगती। ये देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम की मोटाई क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ये लेयर तो इतनी ही मोटी रहेगी, लेकिन ये लेयर आप देख रहे हैं कि मोटी होती जाती है। तो ये लगभग 1 हफ्ते तक क्या होगी, इस तरीके से मोटी होगी। क्यों, क्योंकि 1 हफ्ते तक क्या हो रहा है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है। इसकी पहले क्या होती है, ये लेयर आप देख रहे हैं पतली होती है, और 1 हफ्ते यानी ओवुलेशन के बाद क्या होती है, ये लेयर मोटी होने लगती है। क्यों मोटी होने लगती है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम से क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है। अब यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कॉर्पस लूटियम से केवल 7 दिन तक यानी 1 हफ्ते तक ही निकलता है। इसके बाद इस बीच में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बना है वो एम्ब्रियो कहाँ आ जाता है, एंडोमेट्रियम के पास आ जाता है। और एंडोमेट्रियम में ही क्या बनता है, प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा क्या होता है, एक कनेक्शन होता है मदर का फीटस के साथ। तो 1 हफ्ते बाद क्या होता है, 1 हफ्ते के अंदर या लगभग 8 से 10 दिन में क्या हो जाती है, प्लेसेंटा बन जाती है। 8 से 10 दिन में क्या होती है, प्लेसेंटा बन जाती है। और यह प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके बारे में आगे भी बताएंगे, ठीक। अभी आप इसका सिंपल ही नाम जानिए, HCG। कार्पस लूटियम केवल 1 हफ्ते तक ही एक्टिवेट रहता है, लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम की लेयर तो कंटिन्यूअस ठीक होनी चाहिए, कंटिन्यूअस क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा क्या करती है, एक हार्मोन निकालती है जिसको हम कहते हैं HCG। यह HCG किसको इंड्यूस करता है, कार्पस लूटियम को, कि वो क्या करे, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहे। तो अगर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो बनेगा तो प्लेसेंटा भी बनेगा, प्लेसेंटा बनेगी तो एससीजी हार्मोन निकालेगी, एससीजी हार्मोन कार्पस लूटियम को इंडोज करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालने के लिए। और यह लेयर क्या होती जाएगी, ठीक होती जाएगी, ठीक, ये लेयर ठीक होती जाएगी और एक समय रहेगा इसकी थिकनेस क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, ठीक। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि अगर क्या हुआ कि ओवम 14वें दिन रिलीज हो गया, 15वें दिन तक उसने स्पर्म का वेट किया और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमने बताया कि कार्पस लूटियम क्या है,
केवल 7 दिन तक ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगी। तो ये जो डेवलपमेंट होगा कितने दिन तक होगा, केवल 7 दिन तक ही होगा। केवल 7 दिन तक क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होगी। उसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि एकदम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो 21 दिन बाद क्या होता है कि एंडोमेट्रियम के हार्मोन्स क्या होते हैं, घटते जाते हैं और ये लेयर क्या होती है, पतली होती जाती है इस तरीके से। और जब ये हो जाएगा यानी 1 हफ्ते तक तो ये प्रॉपर रिलीज होगा और 1 हफ्ते तक क्या होता है, कम होने लगता है। और फिर उसके बाद 28वें दिन बाद क्या होता है, हार्मोन जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेयर जो होती है वो तेजी से डिके होने लगती है। क्यों डिके होने लगती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से इसमें ब्लड सप्लाई क्या थी, मेंटेन थी। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं होता तो इसके जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जो टिश्यू ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती तो इसीलिए वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। तो एंडोमेट्रियम की लेयर आप देख रहे हैं जो इतनी मोटी थी वो क्या होते हैं, घट करके फिर से इतनी पतली हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, एक साइक्लिक इवेंट होता रहता है इस तरीके से। ठीक, हाँ, तो ये लेयर क्या होगी, घट जाएगी। तो इसीलिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, ब्लीडिंग के साथ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों घट गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कार्पस लूटियम क्या हुआ, एक ही हफ्ते तक एक्टिव रहा। 1 हफ्ते के बाद क्या होता है, उससे धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होते हैं, कम रिलीज होने लगते हैं। तो जब क्या होगा, 22 दिन बाद क्या होता है, इससे हार्मोन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे कम रिलीज होने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब कम रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग क्या होगी, रुक जाएगी। और एक समय बाद ऐसा आएगा कि एंडोमेट्रियम क्या होगी, लाइनिंग क्या होता है, धीरे 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 क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होगी। 5 दिन तक ब्लीडिंग होने के बाद एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो जाएगी, एकदम पतली हो जाएगी। पतली होने के बाद 6 से लेकर के 13 दिन तक क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, जिसकी वजह से ये लाइनिंग क्या होती है, कुछ मोटी होती है। लेकिन जब 14वें दिन ओवुलेशन हो जाता है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, तो ये लाइनिंग क्या होती है, तेजी से मोटी होती रहती है। कब तक मोटी होती रहती है, 1 हफ्ते 10 दिन तक मोटी होती रहती है, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज होना कम हो जाता है, तो इसका भी ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन 27-28 दिन तक पहुंचते पहुंचते प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एकदम खत्म हो जाता है, एकदम ब्लड में नहीं पाया जाता। तो इससे होगा क्या कि जो ब्लड सप्लाई इसको हो रही थी, ये ब्लड सप्लाई इसको रुक जाएगी। तो ये टिश्यू क्या होंगे, तेजी से डीजेनरेट होने लगते हैं और वेजाइना के थ्रू ब्लड और ये जो हमने बताया स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और ओवम जो बना था वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। यानी ओवम क्या करती है कि 15वें दिन तक क्या करती है, स्पर्म का वेट करती है। उसके बाद अगर स्पर्म नहीं आता, या 15 दिन या 16वें दिन तक स्पर्म का वेट करती है, अगर स्पर्म नहीं आता तो ओवम भी धीरे धीरे क्या होती है, किसकी तरफ मूव करने लगती है, यूट्रस की तरफ, और यूट्रस से फिर वेजाइना के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देख रहे हैं कि 2 साइकिल हो गई। एक तो हो गया यूटेराइन साइकिल, एक तो हो गया आपका यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन में हमने देखा कि क्रमिक रूप से क्या चेंजेस होते हैं। और एक दूसरा क्या हो गया, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में हम देखते हैं क्रमिक रूप से क्या होता है कि ओवरी में क्या होता है, ओवरी में एक तरफ से हमें ये चीजें कहाँ हो रही है, यूट्राइन में हो रही है। और एक तरफ दूसरी तरफ देखिए ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में क्या हो रहा है कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उससे क्या बन रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल बन रहे हैं। जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उससे क्या बन रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। और यह ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद एक बीच में एक इवेंट आता है, क्या आता है, ओवुलेशन। ठीक, ओवुलेशन आ रहा है। ये सब चीजें कहाँ हो रही है, ओवरी के अंदर हो रही है। ओवुलेशन के बाद क्या होगा कि ओवरी तो बाहर आ जाएगी, लेकिन जो ये ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस लूटियम में। ठीक, कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्पस लूटियम में क्या होगा कि कार्पस लूटियम तो 1 हफ्ते तक एक्टिवेट रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये भी डीजेनरेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकन्स में।
ठीक, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, एक बार दोनों को अलग अलग देखा, फिर एक बार दोनों को कंबाइंड में देख लिया कि दोनों में साथ में क्या प्रोसेस हो रहे हैं और दोनों अलग अलग क्या प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल होती है, एक होती है यूट्राइन साइकिल और एक होती है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल, ठीक, अलग अलग इस तरीके से होता है। और एक बार आइए फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 28 दिन का एक इवेंट होता है। इस साइकिल को हमने 3 फेज में बांटा, मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओलेटरी फेज और पोस्ट ओलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, 1 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत जो होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज से होती है। इस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों घट जाता है, क्योंकि कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट रुक जाता है। उसके डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है, एससीजी की जरूरत होती है। एससीजी क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा क्यों नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हुआ। एम्ब्रियो का निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि एक क्रमिक इवेंट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कहानी कुछ और होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कहानी कुछ और होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस लूटियम से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं रिलीज होगा। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज जब नहीं होता तो क्या होता है कि ये लेयर जो होती है वो लेयर तेजी से डिके होने लगती है, क्योंकि इस लेयर को मेंटेन करने के लिए किस हार्मोन की जरूरत है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ से इस समय में रिलीज नहीं हो रहा है तो ये लेयर तेजी से डिक्रीज होने लगती है और ब्लड के साथ बाहर आने लगती है। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, मेंस्ट्रुअल फेज का। फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, प्री ओलेटरी फेज आता है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में अगर हम देखें कि ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इस समय अब देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में तो हो रहा है कि ओवरी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन यूट्रस के अंदर चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखें प्री ओलेटरी फेज देखें, तो इस प्री ओलेटरी फेज में क्या होता है, मेन रूप से किसमें चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी के अंदर हो रहा है। फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियल फॉलिकल बन रहा है, लेकिन यूट्रस में देख रहे हैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फिर 14वें दिन क्या हो रहा है, ओलेशन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, ओवरी से हो रहा है। फिर पोस्ट ओलेटरी जो फेज होता है, पोस्ट ओलेटरी फेज क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इस समय क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और यूट्रस के भी अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं कि कार्पस लूटियम से, ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन रहा है, कार्पस लूटियम बन रहा है, यानी 14वें दिन के बाद। और इससे क्या हो रहा है, लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज हो रहा है। इसी समय यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं कि यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम 2 से मिलकर बना है। एक आपकी ये लेयर हो गई, इस लेयर को हमने क्या नाम दे दिया गया, स्ट्रेटम बेसिलिस, और इसको हमने इस लेयर को हमने क्या नाम दे दिया गया, स्ट्रेटम फंसिनेलिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये तेजी से अपना क्या कर रही है, ये लेयर मोटी होती जा रही है। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक तरह से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों को साथ मिला करके कि मेंस्ट्रुअल फेज हो रहा है उस समय ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस समय यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसी तरह प्री ओलेटरी फेज है, उसमें ओवरी में क्या हो रहा है, यूट्रस में क्या हो रहा है। पोस्ट ओलेटरी फेज है, उसमें ओवरी में क्या हो रहा है और यूट्रस में क्या हो रहा है। इस तरीके से हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर देखा जाए तो 2 साइकिल है, ओवरिन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, और दोनों साथ साथ रहती है। ऐसा नहीं कि पहले ओवरिन साइकिल होगा फिर यूट्राइन साइकिल, कुछ एक ही समय में दोनों जगह चेंजेस होती रहती है। तो एक ही समय में दोनों जगह क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमने अच्छे से समझा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो देखिए आप लोग लाइक कम करते हैं, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज लाइक किया करिए। आप लोग नोट लेकर के बैठते हैं तो शुरुआत में ही क्या करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें या फिर एंड में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो इससे क्या होता है कि हाँ, जो वीडियो बना रहा है वो भी मोटिवेट होता है कि हाँ उसका जो कंटेंट है वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।